एक ऐसे मतलब एक मध्य एशियाई खाना बदोश योद्धा की जो भारत आता है। हाँ। और वो सिर्फ जमीन जीतने नहीं आता, बल्कि प्राचीन संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा संरक्षक बन जाता है। या फिर सोचिए एक ऐसे अजय यूनानी राजा की जो युद्ध का मैदान छोड़कर एक बौद्ध भिक्षु के सामने जीवन और ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने बैठ जाता है। बिल्कुल, ये सुनने में एकदम किसी फैंटेसी उपन्यास की कहानी जैसा लगता है ना। एग्जैक्टली। मतलब लगता है जैसे कोई कहानी गढ़ी गई हो। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम जिस ऐतिहासिक दस्तावेज का विश्लेषण कर रहे हैं, विशेष रूप से डॉक्टर टी.के. स्रोत पर जो हमारा फोकस है, वो कोई फैंटेसी नहीं है। सही कहा। इतिहास को ना अक्सर हम विजेताओं और पराजितों के बहुत ही स्पष्ट खानों में बांटकर देखते हैं। हाँ, वो हम और वो वाला नजरिया। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर टी के इस दस्तावेज में हिंद यूनानी, जिन्हें हम इंडो ग्रीक भी कहते हैं, और शक आक्रमणकारियों का जो ब्यौरा है वो केवल खूनी युद्धों तक सीमित नहीं है। राइट। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये उस दौर का दस्तावेज है जब पश्चिम और मध्य एशिया से आए इन बाहरी समूहों ने भारतीय संस्कृति, कला, मुद्रा और यहाँ तक कि भाषा के साथ एक ऐसा तालमेल बिठाया जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसी तालमेल को आज हम थोड़ा खोल कर समझेंगे। मतलब हमारा उद्देश्य ये जानना है कि ये घटनाएं सिर्फ क्या थीं तक सीमित ना रहें, बल्कि हम ये भी समझें कि ये ऐसा क्यों और कैसे हुआ। हाँ, बिल्कुल। कैसे तलवार लेकर आए लोग हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए। लेकिन देखिए, इस सांस्कृतिक विलय तक पहुंचने से पहले एक बुनियादी सवाल उठता है कि वो यहाँ तक पहुंचे कैसे। एग्जैक्टली। पश्चिम के ये यूनानी शासक आखिर भारत की सीमाओं तक पहुंचे ही क्यों। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी कहानी एक विशाल साम्राज्य के टूटने से शुरू होती है। हाँ, सिकंदर के बाद का जो दौर था। राइट। सेल्यूकस निकेटर ने पश्चिम और मध्य एशिया में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था जिसे अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो वो किसी विशाल मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मतलब एक एमएनसी जैसा था। ये कॉर्पोरेट वाली तुलना बहुत सटीक है ना, जिसका नियंत्रण एक बहुत दूर बैठे केंद्र से हो रहा था। हाँ, और प्राचीन काल में संचार के साधन बहुत धीमे थे, तो इतने बड़े भूभाग को एक ही केंद्र से नियंत्रित करना व्यावहारिक रूप से असंभव होता जा रहा था। मतलब कम्युनिकेशन गैप आ रहा था। बिल्कुल। और जब शीर्ष नेतृत्व कमजोर पड़ता है तो जो क्षेत्रीय प्रबंधक या प्रांतीय गवर्नर होते हैं वो अपनी राह अलग कर लेते हैं। सेल्यूकस के बाद एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में ठीक यही हुआ। अच्छा। विशाल साम्राज्य के कई प्रांत अपनी आजादी की घोषणा करने लगे और इनमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा बैक्ट्रिया। हाँ, जिसकी स्थापना डियोडोटस प्रथम ने की थी। ये वही बात हो गई कि एक बड़ी कंपनी के अंदर से ही कई छोटे छोटे स्टार्टअप्स निकल कर आ गए और स्वतंत्र हो गए। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन देखिए, कोई भी महत्वाकांक्षी स्टार्टअप अपनी मूल जगह पर टिक कर नहीं बैठता। डॉक्टर टी के स्रोत में स्पष्ट है कि डियोडोटस प्रथम, फिर डियोडोटस द्वितीय और यूथिडेमस के बाद जब डेमेट्रियस सत्ता में आया तो उसने केवल बैक्ट्रिया तक खुद को सीमित नहीं रखा, उसने विस्तार शुरू किया। बिल्कुल। 190 ईसा पूर्व में उसने हिंदू कुश के पहाड़ों को पार किया और अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और अपनी राजधानी शाकल बनाई, जिसे आज हम सियालकोट कहते हैं। सही बात है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि डेमेट्रियस केवल एक लुटेरे की तरह आकर वापस नहीं गया, उसने बाकायदा एक नई राजधानी बसाई। और यही वो बिंदु है जहां एक सामान्य आक्रमण और एक स्थायी राजनीतिक विस्तार का अंतर स्पष्ट हो जाता है। मतलब वो रुकने के इरादे से आए थे। हाँ, डिमेट्रियस का अफगानिस्तान से लेकर सिंध तक आना केवल सेना का मार्च नहीं था, वो उस पूरे क्षेत्र में एक नई राजनीतिक और सांस्कृतिक धुरी का निर्माण कर रहा था। राइट। क्योंकि शासन चलाने के लिए केवल सैन्य बल पर्याप्त नहीं होता, आपको स्थानीय संसाधनों और लोगों की स्वीकृति की जरूरत होती है। एक्सेप्टेंस चाहिए होती है। बिल्कुल। यूनानियों ने समझ लिया था कि अगर उन्हें नए क्षेत्रों में टिकना है तो उन्हें भारत की स्थानीय मान्यताओं के साथ एक संवाद स्थापित करना ही होगा। और ये संवाद किस हद तक गया, इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण हमें हिंद यूनानी इतिहास के सबसे प्रतापी शासक राजा मिनांडर के रूप में मिलता है, जिन्हें भारतीय साहित्य में राजा मिलिंद कहा गया है। हाँ, राजा मिलिंद। स्रोत में ना मिलिंद पन्हो नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ का जिक्र है और डॉक्टर टी के दस्तावेज में इस पुस्तक के आवरण का जो चित्र दिया गया है वो अपने आप में पूरी कहानी कहता है। हाँ, वो चित्र बहुत कुछ दर्शाता है। एक तरफ युद्धों में अजय रहा एक विदेशी विजेता राजा है और दूसरी तरफ नागसेन नाम के एक शांत बौद्ध भिक्षु बैठे हैं।
मतलब ये किसी प्राचीन काल या पॉडकास्ट या दार्शनिक टॉक शो जैसा लगता है। एकदम सही तुलना है। राजा मिनांडर नागसीन से जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्य पूछ रहे हैं। एक विदेशी विजेता हारने वाले देश के धर्म को इतनी गहराई से क्यों अपना रहा था? देखिए, इसके पीछे बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक नीतियां काम कर रही थीं। जब कोई विदेशी शासक एक नई जमीन पर अपनी सत्ता को पक्का करना चाहता है ना, तो उसे एक ऐसी विचारधारा चाहिए जो उसे आम जनता से जोड़ सके, कनेक्ट कर सके। हाँ। और उस समय का वैदिक धर्म काफी हद तक जन्म और वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। उसमें किसी बाहरी व्यक्ति को आसानी से उच्च स्थान नहीं मिल सकता था। राइट, वो थोड़ा रिजिड था उनके लिए। बिल्कुल। इसके विपरीत बौद्ध धर्म बहुत अधिक समतावादी और लचीला था। अब मिनांडर की जिज्ञासा वास्तविक रही होगी, वो सच में सवाल पूछ रहा था। लेकिन बौद्ध धर्म को अपनाने से उसे स्थानीय बौद्ध आबादी का अपार समर्थन भी मिला। क्या बात है, एक तीर से दो निशाने। हाँ, और मिलिंद पन्हों में दर्ज संवाद इतने उच्च स्तर के हैं कि वो आज भी पढ़े जाते हैं। ये साबित करता है कि हिंद यूनानी केवल जमीन के भूखे नहीं थे, वे ज्ञान के भी भूखे थे। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है। मतलब धर्म का इस्तेमाल एक वैचारिक पुल बनाने के लिए किया गया। लेकिन ये वैचारिक पुल केवल फिलॉसफी तक सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत बड़ा भूचाल आया। हमारे दस्तावेज बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इन्हीं हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ था। उससे पहले तो यहाँ वो आहत या पंचमार्क सिक्के चलते थे ना, जिन पर केवल कुछ निशान छपे होते थे। हाँ, वो सिर्फ सिंबल्स वाले सिक्के होते थे। लेकिन यूनानियों ने जो सिक्के चलाए उन पर बाकायदा शासकों के नाम और उनके चित्र उकेरे गए थे। और इस कदम ने भारतीय अर्थव्यवस्था और इतिहास लेखन दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, सिक्कों पर शासक का नाम और चित्र होना केवल पैसे का लेन देन नहीं है। फिर क्या है? ये एक प्रकार का राजनीतिक प्रचार है। जब एक किसान या व्यापारी वो सोने का सिक्का अपने हाथ में लेता है, तो वो अनजाने में उस राजा की सत्ता को स्वीकार कर रहा होता है। अरे वाह, मतलब डेली लाइफ में प्रोपेगेंडा। एग्जैक्टली। और इसके अलावा सोने के सिक्कों का आना इस बात का भी संकेत है कि हिंद यूनानियों का शासन एक अत्यंत समृद्ध व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था, जो सीधे मध्य एशिया के सिल्क रोड से जुड़ा था। इकोनॉमी तो बदल ही रही थी, लेकिन अर्थव्यवस्था के साथ साथ इस सांस्कृतिक विलय का सबसे अद्भुत रूप हमें कला में देखने को मिला। गांधार कला की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। दस्तावेज में गांधार कला का बहुत विस्तार से उल्लेख है, और जो भगवान बुद्ध की भव्य मूर्ति का चित्र स्रोत में दिया गया है, अगर उस मूर्ति के चेहरे की भावभंगिमा देखें, उनके घुंघराले बाल और सबसे महत्वपूर्ण उनके कपड़ों की सलवटों को देखा जाए, तो वो प्राचीन यूनानी देवता अपोलो की मूर्तियों से बहुत मेल खाती हैं। हाँ, वो ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत साफ दिखता है। ये ग्रीक और भारतीय कला का ऐसा मिश्रण है जिसे देखकर सच में हैरानी होती है। इसे ही इतिहास में सांस्कृतिक संश्लेषण की चरम सीमा माना जाता है। देखिए, यूनानी कलाकारों के पास यथार्थवादी या रियलिस्टिक मूर्तियां बनाने की बहुत उन्नत तकनीक थी। राइट। विशेषकर कपड़ों की सलवटें और शारीरिक बनावट दिखाने में। राइट, वो एनाटॉमी बहुत अच्छी बनाते थे। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने इस तकनीक का उपयोग अपने देवताओं के लिए नहीं, बल्कि भारतीय विषय वस्तु यानी बुद्ध के लिए किया। ओहो। इस तरह गांधार कला ने बुद्ध को एक ऐसा ग्लोबल स्वरूप दे दिया जिसे यूनानी और भारतीय दोनों समान रूप से पूज सकते थे। और केवल मूर्तियां ही क्यों, मनोरंजन की दुनिया में भी इस प्रभाव की गूंज आज तक सुनाई देती है। नाटकों के पर्दे वाली बात। हाँ, नाटकों में जो पर्दा गिरने और उठने की परंपरा है, उसके बारे में दस्तावेज बताते हैं कि ये सीधे तौर पर यूनानियों की देन है। प्राचीन काल में भारतीयों ने यूनानियों को यवन कहना शुरू किया था। सही है। और इसी कारण से नाटकों में इस्तेमाल होने वाले इस पर्दे का नाम ही यवनिका पड़ गया। मतलब भाषा में घुले हुए ये शब्द बताते हैं कि ये सांस्कृतिक विलय कितना गहरा था। सही कहा। जो लोग अजनबी बनकर आए थे, वो स्थानीय कला, साहित्य और मनोरंजन के डीएनए में हमेशा के लिए बस गए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इतिहास कभी एक जगह रुकता नहीं है। हिंद यूनानियों का ये प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिम में अभी पूरी तरह से स्थापित ही हो रहा था कि मध्य एशिया के एक और हिस्से से पलायन का एक नया और विशाल रेला भारत की सीमाओं की तरफ बढ़ने लगा। और यहीं से हमारी चर्चा का रुख बदलता है। जब हिंद यूनानी भारत में अपनी सत्ता की जड़ें जमा रहे थे, उसी समय मध्य एशिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक हलचल हो रही थी। शक आक्रमणकारियों का आना। हाँ,
एक खानाबदोश कबीला जिन्हें इतिहास में शक या सिथियंस कहा जाता है, वो भारत की ओर बढ़ रहा था। इस पलायन के पीछे मध्य एशिया के अन्य कबीलों, विशेष रूप से यूची कबीले का दबाव था। हाँ, वो एक कबीला दूसरे को धकेल रहा था। एक तरह का डोमिनो इफेक्ट था। लेकिन शकों के आक्रमण का तरीका यूनानियों से बहुत अलग था। स्रोत के अनुसार वो एक केंद्रीकृत सेना के रूप में नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग शाखाओं में बंटकर भारत आए। और इन 5 शाखाओं का भौगोलिक विस्तार देखिए, वो बहुत विशाल था। हाँ, बहुत बड़े इलाके में फैल गए। एक शाखा अफगानिस्तान में रही, दूसरी ने तक्षशिला को अपना केंद्र बनाया, जिसे वे उत्तरी क्षत्रप कहते थे। तीसरी शाखा मथुरा तक पहुंच गई। अच्छा। चौथी शाखा नासिक में पश्चिमी क्षत्रप के रूप में स्थापित हुई और 5वीं शाखा ने उज्जैन को अपना मुख्य केंद्र बनाया। ये एक प्रकार के विकेंद्रीकृत प्रशासन का मॉडल था। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल। बिल्कुल, क्योंकि खानाबदोश कबीलों के पास मौर्य साम्राज्य जैसी स्थापित नौकरशाही तो होती नहीं है, इसलिए उन्होंने क्षत्रप प्रणाली का उपयोग किया, जहां एक ही मूल पहचान के तहत अलग-अलग क्षेत्रों में क्षत्रप या प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे। ये तो किसी बिजनेस के फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा लग रहा है। एकदम सही एनोलॉजी है। ब्रांड एक ही है, शक, लेकिन हर फ्रेंचाइजी अपने स्थानीय क्षेत्र की चुनौतियों और उपभोक्ताओं के हिसाब से खुद को ढाल रही है। और भारत में स्थानीय चुनौतियां कम नहीं थीं। बिल्कुल नहीं। दस्तावेज में मथुरा के शकों का जिक्र है, जिनके प्रमुख शासक राजुल और शोडास थे। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक बताता है कि ये शक पहले मालवा क्षेत्र में आए थे, लेकिन 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने इन्हें बहुत बुरी तरह हराया था। हाँ, वो बहुत बड़ी हार थी उनकी। और स्रोत में विक्रमादित्य की भव्य मूर्ति का संदर्भ भी है, जो उस विजय के गौरव को दर्शाती है। कहते हैं कि इसी विजय की खुशी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। ये दर्शाता है कि शकों के लिए भारत में स्थापित होना कोई आसान काम नहीं था। उन्हें लगातार भारतीय राजवंशों से कड़ी टक्कर मिल रही थी। नासिक के क्षहरात शकों का उदाहरण भी ऐसा ही है। वहां के प्रमुख शासक नहपान का पूरा साम्राज्य दक्षिण के एक बेहद शक्तिशाली भारतीय सम्राट गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नष्ट कर दिया था। वो तो बहुत फेमस युद्ध था। हाँ, शातकर्णी ने नहपान की हत्या कर दी और उसके सिक्कों पर अपना नाम गुदवाकर अपनी विजय का उद्घोष किया। अब यहाँ एक बहुत स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर विक्रमादित्य और गौतमीपुत्र शातकर्णी जैसे राजा लगातार शकों को युद्ध के मैदान में धूल चटा रहे थे, तो शकों का वजूद इतने लंबे समय तक कैसे बना रहा? वो पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हुए? इस प्रश्न का उत्तर उनकी अनुकूलन क्षमता यानी एडेप्टेबिलिटी में छिपा है। सैन्य हार के बावजूद शकों ने स्थानीय राजनीति में खुद को गहराई तक उलझा लिया था। अच्छा, वो पॉलिटिक्स में घुस गए। हाँ, उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए, संधियां की और स्थानीय अर्थव्यवस्था में अपनी क्षत्रप प्रणाली को इतना उपयोगी बना दिया कि वे केवल आक्रमणकारी नहीं रहे। वे भारतीय राजनीतिक शतरंज के ऐसे मोहरे बन गए जिन्हें पूरी तरह से बोर्ड से बाहर करना मुश्किल था। मतलब उन्होंने सिस्टम के साथ समझौता कर लिया। बिल्कुल, वे स्थानीय संस्कृतियों के साथ जुड़कर ही अपना अस्तित्व बचा पाए। और शायद इस समझौते का सबसे असाधारण प्रमाण हमें उज्जैन के शकों से मिलता है, जिन्हें कार्दम्मक शक कहा गया है। रुद्रदामन वाला हिस्सा। एग्जैक्टली। चिश्तन इस वंश का प्रथम शासक था, लेकिन इसका सबसे प्रतापी और चौंकाने वाला शासक था रुद्रदामन। दस्तावेज में रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी दी गई है, वो इतिहास की स्थापित धारणाओं को पूरी तरह से पलट देती है। बिल्कुल, जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो हाँ, जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन की उपलब्धियों का बखान करता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह अभिलेख विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया उस समय का सबसे बड़ा शिलालेख है। और ये छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये कैसे संभव है कि मध्य एशिया से आया एक खानाबदोश कबीले का राजा भारत की सबसे पवित्र और कुलीन भाषा का इतना बड़ा संरक्षक बन जाए? इसे समझने के लिए देखिए, हमें उस समय की सामाजिक संरचना को देखना होगा। प्राकृत उस समय आम जनमानस की भाषा थी, आम लोग बोलते थे, जबकि संस्कृत को विद्वानों, कुलीन वर्ग और ब्राह्मणों की भाषा माना जाता था। एलीट क्लास की लैंग्वेज थी। हाँ, अब रुद्रदामन एक विदेशी था और उसे समाज के उच्च वर्ग में अपनी स्वीकार्यता या कहें वैधता स्थापित करनी थी। संस्कृत में इतना बड़ा अभिलेख लिखवाकर रुद्रदामन ये राजनीतिक संदेश दे रहा था कि वो कोई क्रूर बाहरी आक्रांता नहीं है। वो ये दिखा रहा था कि वो उनमें से ही एक है। बिल्कुल, वो ये साबित कर रहा था कि वो भारतीय संस्कृति और उसके सबसे उच्च मूल्यों का सच्चा रक्षक है।
ये केवल भाषा का चयन नहीं था, ये एक बहुत ही सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। ये सचमुच एक मास्टर क्लास है कि कैसे एक बाहरी व्यक्ति स्थानीय ढांचे में खुद को शीर्ष पर स्थापित कर लेता है। हाँ, और उसने केवल अभिलेख नहीं लिखवाए, उसने एक ऐसे राजा की तरह काम किया जो जनता की परवाह करता है। उसी जूनागढ़ अभिलेख में ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है। मौर्य काल में बनी सुदर्शन झील, जो भारी बारिश के कारण टूट गई थी, उसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने इसके लिए जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया, बल्कि अपने शाही खजाने से सारा खर्च उठाया। ये एक विदेशी राजा द्वारा भारतीय प्रजा के लिए किया गया एक बहुत बड़ा जन कल्याणकारी कार्य था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी उसकी उसी रणनीति का हिस्सा था। राइट, वो ये साबित करना चाहता था कि वो एक आदर्श राजा है। राइट। जब एक शासक बिना कर बढ़ाए किसानों की सिंचाई की व्यवस्था करता है, तो जनता के लिए ये बात मायने नहीं रखती कि उस शासक के पूर्वज मध्य एशिया से आए थे। उनके लिए तो वो हीरो बन गया। हाँ, वो उनके लिए एक तारणहार बन जाता है। रुद्रदामन का शासन इस बात का चरम बिंदु है कि शक किस प्रकार भारतीय समाज, भाषा और प्रशासन में पूरी तरह से घुल-मिल गए थे। लेकिन इतिहास का चक्र हमेशा घूमता रहता है। उज्जैन के इन शकों का इतना गहरा प्रभाव होने के बावजूद इनका अंत भी एक महान भारतीय साम्राज्य के हाथों ही हुआ। गुप्त साम्राज्य के हाथों। हाँ, दस्तावेज के अंतिम भाग में इस महाकाव्य जैसे युग के अंत का वर्णन है। मालवा के शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। उसे गुप्त वंश के महान सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने युद्ध में पराजित किया और मार गिराया। और उसके बाद जो बदलाव आए वो भी बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल। इस विजय के बाद गुप्त साम्राज्य ने मालवा क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के चांदी के सिक्के जारी किए, जिन्हें व्याघ्र शैली या बाघ की आकृति वाले सिक्के कहा जाता है। ये सत्ता परिवर्तन का एक बहुत ही शानदार प्रतीकात्मक तरीका लगता है। निश्चित रूप से शकों की अर्थव्यवस्था काफी हद तक उनके द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों पर निर्भर थी, जिन्हें पूरे व्यापारिक मार्ग पर मान्यता प्राप्त थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसी मौद्रिक प्रणाली को अपनाया, लेकिन उस पर एक भारतीय बाघ की छाप लगा दी। मतलब सिस्टम वही, बस मोहर अपनी। एग्जैक्टली। ये केवल एक आर्थिक कदम नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था कि अब इस भूमि और इसकी अर्थव्यवस्था पर एक स्वदेशी साम्राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो चुका है। क्या बात है। गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग यहीं से नई ऊंचाइयों को छूने लगा था। तो अगर हम इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा पर नजर डालें तो एक बहुत ही समृद्ध और जटिल तस्वीर उभरती है। मौर्य साम्राज्य के बाद जो दौर आया, जिसे अक्सर हम सिर्फ